ये बेस्ट क्वार्टर रहा लास्ट कई सालों में। इसी के साथ में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला अगर प्रोजेक्शन भी अगर कंज्यूमर्स राइट समझ के उन एरियाज में खरीदते हैं, सही प्रॉपर प्रोजेक्ट्स में सही डेवलपर्स के साथ खरीदते हैं, तब फिर एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी सेटिस्फैक्टरी आएगा। 1-2% से लेकर के 15-16% की ग्रोथ हमने देखी है सारे ही मार्केट्स में। नमस्कार, मैं हूं निशा पंड्या और आप देख रहे हैं रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट। तो जैसे ही कहीं हम निवेश की बात करते हैं, घर खरीदें या दुकान खरीदें, तो उसमें सामने सबसे पहले आता है कि प्राइस कितनी है, क्या रेट चल रहा है, और फिर जाके आता है कि भाई पहले देख तो नहीं मार्केट कहाँ पे कैसा चल रहा है। तो इसकी आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के नेशनल डायरेक्टर रिसर्च विवेक राठी। विवेक जी, स्वागत है। नाइट फ्रैंक इंडिया को सब जानते हैं और आप रिसर्च में हैं, तो आपसे बढ़िया हमें कोई और कुछ बता ही नहीं सकता। हाल फिलहाल हम देख रहे हैं आपकी जो एक रिपोर्ट आई है इंडिया रियल एस्टेट, खास करके रेजिडेंशियल और कमर्शियल पे, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है वो कई बार रियल एस्टेट से नापी जाती है। आपकी रिपोर्ट में इसमें किस तरह से आपने आकलन निकाला है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर का जो प्राइमरी कंट्रीब्यूशन है वो तो है ही इकोनॉमी में, जो करीब 7 से 8% है। बट उसके अलावा बहुत इनडायरेक्ट लिंकेजेस भी है, जिसके वजह से रियल एस्टेट की जो ग्रोथ होती है वो इकोनॉमी पर भी रिफ्लेक्ट करती है। अब हम किस तरीके से देख रहे हैं इसे, जैसे मैंने कहा कि दोनों ही तरफ का रिलेशन है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट दिखता है रियल एस्टेट के माहौल पे, सेल्स पर भी, डेवलपमेंट जो होते हैं प्रोजेक्ट्स के उन पर भी, भावों पर भी, और एंसिलरी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग और डिमांड पर भी, चाहे पेंट्स हो, सीमेंट, स्टील हो और वो सब हो। तो अभी का जो रुख रहा है पिछले 2 से 3 सालों का, अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ जिसे हम बात कर रहे हैं, तो जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहा है इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ का। जो दिसंबर क्वार्टर की नंबर्स आए थे करीब 8.4% थे, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अदरवाइज फुल ईयर नंबर्स भी क्लोज टू 7.3% आरबीआई ने बताया हुआ है। FY24 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7.6 बताया है, नेक्स्ट ईयर के लिए 7 बताया है। ये नंबर्स का सिग्निफिकेंस क्या है? इन नंबर्स का सिग्निफिकेंस ये है कि ग्लोबल लेवल पर ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट है, और उस वजह से, क्योंकि इंटरलिंकेजेस है ग्लोबल इकोनॉमी के इंडिया के साथ में, तो बहुत सारा कैपिटल फ्लो, डेवलपमेंट इंटरेस्ट फ्लो होता है रियल एस्टेट में भी, एक रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखते हुए। और 7-7.5% की ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, जिसके मायने हैं एक इंडिविजुअल की इनकम लेवल पर, एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, जिस पर वो डिसीजंस लेंगे कि कितना वो प्रॉपर्टी यूज करें, कंज्यूम करें, इन्वेस्ट करें, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हाँ, ये जरूर हम मानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ केवल एक अकेला फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग द सॉफ्ट फैक्टर्स विच इज टू डू विद द सेंटिमेंट ऑफ बायर्स, जो भी सपोर्टिव है। तो वहां पर अगर देखा जाए, तो अगर आप इंडिकेटर्स की बात करें, बहुत सारे क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स हैं, आरबीआई भी करती हैं, हम भी करते हैं, और भी कई एजेंसीज करती हैं, जिसमें ये देखकर आ रहा है कि ना केवल इकोनॉमिक ग्रोथ जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसा मैंने अभी बताया, बट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वो भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है। जैसे आरबीआई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की बात करें, तो लास्ट 12 से 14 महीनों में वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंडिंग है। इसका मतलब है कि कंज्यूमर्स अपने आज के समय को और अगले 12 महीने के समय के लिए बहुत कॉन्फिडेंट है। और इस कॉन्फिडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेगमेंट्स पे, जैसे रियल एस्टेट हुआ, व्हीकल परचेजेस हुआ, ज्वेलरी परचेजेस हुआ। इसलिए पर्टिकुलरली जहाँ पे मॉर्गेज सपोर्ट की जरूरत है, केवल आज के कमिटमेंट या आज के डिसीजन को फुलफिल करने के लिए अगले 5 साल का, 10 साल का आउटलुक पॉजिटिव होना चाहिए कंज्यूमर का, और इसीलिए सेंटिमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो
आज का माहौल बहुत ही उस हिसाब से फॉर्चुनेट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी है, और इसके साथ में हमें ये तो पता ही है कि बहुत लंबा रनवे है इंडिया में मोस्ट प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि बहुत ही अंडर सर्व्ड मार्केट है। हाउसिंग सेक्टर की भी हम बात करते हैं तो बहुत बड़ा हाउसिंग शॉर्टेज का नंबर है, करीब 3.5 करोड़ घरों का। ये जरूर हम मानते हैं कि वो 1 साल में या 10 सालों में नहीं होगा, लंबा समय लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम्स बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, तो रनवे ऑलरेडी था, इकोनॉमिक ग्रोथ अब सपोर्टिव है, और इसी के साथ कंज्यूमर्स का सेंटिमेंट है वो भी पॉजिटिव है। सो इन सभी कारणों की वजह से एक कंबाइंड फोर्स बन गया है जिसे डिस्टर्ब करना छोटे मोटे फैक्टर्स से नहीं होगा। एंड ये अच्छी बात है कि ये अगर सस्टेन करे ये मोमेंटम, तो अच्छी बात है सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। आपका जो ये रिपोर्ट है वो जनवरी 2024 से मार्च 2024 का है, और उसमें अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें तो बाजी मारी है मुंबई ने, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है रेजिडेंशियल में भी, क्या आंकड़े समझाएंगे? तो हमने अभी जो असेसमेंट किया था हाल ही में, उसमें हमने टॉप 8 मार्केट्स के बारे में देखा, जिसमें करीब 9 से 10% की इस क्वार्टर में ग्रोथ देखी गई लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। करीब 85,000 मकानों की बिक्री हुई। मुंबई वन ऑफ द बिग मार्केट्स इन द लॉट। व्हाई? बिकॉज बहुत ही बड़ा कैप्टिव बेस है यहाँ पर पॉपुलेशन का, प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटी का बहुत लंबा हिस्ट्री है जो अभी भी जारी है यहाँ पर। जिस तरीके की कमर्शियल एक्टिविटी होती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है, प्लस इसी के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अभी जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट हुआ है, करीब 2 लाख करोड़ रुपए की हम बात कर रहे हैं, जो पास्ट में जो हुआ है उससे 20 से 25 गुना बड़ा वॉल्यूम है। तो इन सब कारणों की वजह से मुंबई से एक्सपेक्टेड भी था, और मुंबई उस चीज पे खरा भी उतरा है। करीब 24 से 25 हजार अपार्टमेंट्स बिके हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि खाली मुंबई ही नहीं, ये एक सेक्युलर ट्रेंड है जहां पर सारे ही बड़े मार्केट्स ने पार्टिसिपेट किया है। ग्रोथ रेट में जरूर 1-2% से लेकर के 15-16% की ग्रोथ हमने देखी है सारे ही मार्केट्स में। लेकिन जो इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं डिमांड के, सप्लाई के, प्राइसेस के, और एक ओवरऑल माहौल जो कंज्यूमर्स के पास में दिख रहा है, उस हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि सारे ही मार्केट्स स्ट्रॉन्ग है, इंक्लूडिंग मुंबई। यस, इसकी डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेंसिटी जरूर देखी गई है शहरों में, जहाँ पे कुछ शहर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल बहुत ज्यादा है। मुंबई की बात देखें तो हैदराबाद में ज्यादा डिमांड दिखी है, लेकिन बैंगलोर में सबसे कम दिखी है, उसकी क्या वजह? तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जैसे मुंबई, एनसीआर, बैंगलोर, ये बड़े मार्केट्स में है वॉल्यूम वाइज। ग्रोथ की आप जब बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि 1-2% से लेकर 15% की ग्रोथ देखी गई है मुंबई में। बैंगलोर में इस क्वार्टर में तो हमने देखा करीब 2% की डी ग्रोथ भी रही है। हालांकि हम इसे चिंताजनक नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि अदरवाइज बैंगलोर बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है, और लास्ट ईयर ये क्वार्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था भी बैंगलोर के लिए। तो ओवरऑल बैंगलोर भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे है। क्यों कुछ आंकड़े कम हुए? बिकॉज जो लोअर सेगमेंट है मार्केट का, 50 लाख से कम वैल्यू के घरों में, वहां पे एक डिसेलरेशन या डिक्लाइन देखा गया है कई मार्केट्स में, इंक्लूडिंग बैंगलोर में। तो आज हम भी जैसे देख रहे हैं कि बैंगलोर का जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो ज्यादा प्रीमियमाइज हो गया है, विच मीन्स जो मिड सेगमेंट है उसका बहुत शेयर बढ़ गया है, वो ग्रोथ ड्राइव कर रहा है। लेकिन इसी के साथ में जो लोअर सेगमेंट है वो बैंगलोर में भी और कई मार्केट्स में एब्सोल्यूट वॉल्यूम में भी कम हुआ है, जिसके वजह से ये कुछ पुल डाउन फैक्टर रहा है। बट अदरवाइज मार्केट मोमेंटम स्ट्रॉन्ग। आपकी रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई में खासकर 1 करोड़ के जो घर हैं वो ज़्यादा बिके हैं। आज मुंबई की टिकट साइज देखने जाए और प्राइस देखने जाए तो 1 करोड़ में तो 1 BHK से छोटे ही घर पॉसिबल हैं अगर हम मुंबई की बात करें। लेकिन कौन से ऐसे एरियाज आपने आइडेंटिफाई किए हैं कि जहाँ पे ये टिकट साइज के घर ज़्यादा बिके हैं और इससे बड़े भी कहाँ? तो मुंबई की जब बात करते हैं, अगर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करें तो बहुत बड़ा मार्केट है, ऑलमोस्ट 4,500 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का मार्केट है, जो
केवल मुंबई शहर के 400 स्क्वायर किलोमीटर से 10 गुना बड़ा है। जिसे और MMR सारे कहते हैं। हाँ MMR कहते हैं, और प्रैक्टिकल पर्पसेस से MMR ही है मार्केट की, क्योंकि लोग यहाँ से वहाँ आते हैं जाते हैं, राइट। तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के हिसाब से जैसे हम देखते हैं ये 4,500 स्क्वायर किलोमीटर का जो MMR रीजन है वो एक सही सेगमेंट है समझने के हिसाब से, और वहाँ पे प्राइस ग्रेडियंट बहुत बड़ा है प्रॉपर्टी का। व्हाट दैट मीन्स इज आपको 15-20 लाख रुपए के से शुरू होने से वाले मकानों से लेकर के करीब 100 या 125 करोड़ के भी अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, राइट। क्योंकि 3,000-4,000 रुपए स्क्वायर फीट से लेकर के करीब 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, और इतने बड़े रेंज में आपको एज ए कंज्यूमर वो डिसीजन लेना है, ठीक है। तो अलग वैरायटी है। तो MMR सेगमेंट की अगर हम बात करें तो आज भी 40-45% मकान लोअर सेगमेंट में भी बिक रहे हैं, जहाँ पे 50 लाख से कम की बात करें तो। लेकिन अगर हम केवल मुंबई की बात करें जो BMC सिटी रीजन है, तो वहां पर तो एक 1 करोड़ का तो एक काइंड ऑफ बेंचमार्क बना हुआ ही है कि प्रॉपर्टीज है वो 1 करोड़ एंड अबव वाले सेगमेंट में है। अगर हम हायर सेगमेंट्स की बात करते हैं, लेटेस्ट पीरियड की बात करते हैं, तो वेस्टर्न सबर्ब्स में हमने अच्छी सेल देखी। उसी के साथ में सेंट्रल मुंबई और कुछ लोअर साउथ बॉम्बे में भी कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे जिसमें भी सेल्स अच्छी देखी गई इस पीरियड में, जिसकी वजह से जो 2 या 3 करोड़ के ऊपर वाला सेगमेंट है वहाँ पे अच्छा ट्रेंड देखा गया इस साल। तो जो ग्रोथ आ रही है मुंबई में वो जो हायर सेगमेंट है, मिड एंड हायर सेगमेंट, वहाँ पे ज्यादा ग्रोथ आ रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल MMR की बात करें तो 40-45% अभी भी लोअर सेगमेंट के घर प्रोवाइड कर रहा है। तो हम अगर कैटेगराइज करें तो 50 लाख से नीचे के लोअर, 50 लाख से 1 करोड़ का मिडिल, और 1 करोड़ से ऊपर की लग्जरी, राइट। इस तरह से हम डिफाइन करें, राइट। सो या इस तरीके से कह सकते हैं। ओके। वहीं आपने थोड़ी देर पहले अफोर्डेबल सेगमेंट की बात कही, और हमने 2-3 साल पहले ही देखा एक अफोर्डेबल सेगमेंट में एक बूम सा था। वहाँ पे जितनी बिक्री हो रही थी वो मतलब हम मीडियम और हायर लेवल की बात करें वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं थी। अचानक से ये डिप क्यों आया, कितना आया, और इसकी वजह क्या है? तो हम बात कर रहे हैं शायद पेंडेमिक के पहले तक के पीरियड की, 2019 तक की, राइट, इस सवाल के हिसाब से। और उस पीरियड में अगर आप देखेंगे तो हम किस माहौल में थे, हम थे ऑलमोस्ट, आप समझ लीजिए इतने सारे जो रिफॉर्म्स हुए थे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ओवरऑल इकोनॉमी में, चाहे GST, डीमोनेटाइजेशन एंड दूसरे रिफॉर्म्स, या रियल एस्टेट में भी जो आए थे, रेरा एंड सो ऑन, बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट, उनकी वजह से ग्रोथ रेट्स काफ़ी कम हो गई थी इकोनॉमी की। और इंटरेस्ट रेट्स, होम लोन इंटरेस्ट रेट्स तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से मल्टी डिकेड लो पर थे। लेकिन इसके पीछे जो तबका है जिनको मकान चाहिए, जो लोअर सेगमेंट वाले हैं, क्योंकि हर आदमी को, हर इंसान को शेल्टर चाहिए, और गवर्नमेंट का फोकस उस सेगमेंट में था क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स थी जिसके वजह से डायरेक्ट क्रेडिट इंसेंटिव मिल रहा था। इंटरेस्ट रेट्स जैसे मैंने कहा कि मल्टी डिकेड लो पे रहे थे। प्रॉपर्टी की कीमतें भी ऑलमोस्ट 8 से 10 सालों के लोवेस्ट लेवल पर थी। तो फील गुड का माहौल नहीं था प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, परचेज को लेकर, लेकिन जो फैक्टर्स मैंने अभी बताए वो बहुत सपोर्टिव थे लोअर सेगमेंट के लिए, खास करके, या उस सेगमेंट के लिए जिसे घर चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या माहौल है, पॉजिटिव माहौल है, या इररेस्पेक्टिव ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इसी के चलते अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट बहुत अच्छा कर भी रहा था 2019 तक भी। और 20 आया जब पेंडेमिक के वजह से जो इतनी चैलेंजेस आई, वो चैलेंजेस सबसे ज़्यादा जो लोअर सेगमेंट है वहाँ के कंज्यूमर्स को फेस करनी पड़ी, जहाँ पे इनकम्स डायरेक्टली डिसरप्ट हो गई। क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन कंज्यूमर्स की जिनकी इनकम लेवल समझ लीजिए 3 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए की है, और वो करीब समझ लीजिए 15 लाख से लेकर के 50-60 लाख तक के मकान देख रहे हैं। काफ़ी कंज्यूमर्स इसमें अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में भी है, या ऐसे सेगमेंट में भी है, MSMEs एंड ऑल, जहाँ पे वो वल्नरेबल है
अपनी इनकम स्टेबिलिटी को लेकर अगर इकोनॉमी में या बिजनेस में डिसरप्शंस आते हैं। तो 2020 में 2021 में वैसे डिसरप्शंस आए भी थे जिसके वजह से इनकम लेवल्स डिस्टर्ब हुई थी। इसी के साथ साथ में हमने ये भी देखा आने वाले 2 से 3 सालों में 2023 तक भी ब्याज दरों में करीब 2-2.5% की बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी करीब 15% श्रिंक कर जाती है कंज्यूमर के लिए केवल होम लोन इंटरेस्ट रेट की वजह से। साथ में प्रॉपर्टी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई। हमने ये जरूर देखा कि अफोर्डेबल सेगमेंट में प्रॉपर्टी कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है वो कम हुई है प्रीमियम और हाई सेगमेंट के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी हुई है। तो इन सब के मद्देनजर हुआ ये कि लोअर सेगमेंट के कंज्यूमर्स को बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस आने लगे प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। जब हम लेंडर्स को मिलते हैं समझते हैं तो ये समझ में आता है कि डाउन पेमेंट अगर बढ़ जाता है तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो ऐसे माहौल में जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गई, प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ गई, तो या तो कंज्यूमर को ज़्यादा डाउन पेमेंट देके, ज़्यादा डाउन पेमेंट क्योंकि कीमतें बढ़ गई है, ज़्यादा डाउन पेमेंट का अरेंजमेंट करके खरीदना पड़ेगा, या फिर लोअर वैल्यू का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा क्योंकि अगर पहले वाला जो सोचा था प्रोडक्ट वो महंगा हो गया है तो, लेकिन वो चैलेंजिंग हो गया था। इसी के साथ में सप्लाई साइड से भी ये देखा गया कि लोअर क्योंकि प्राइस बेंचमार्क्स बढ़ गए तो लोअर सेगमेंट में सप्लाई भी कम होने लग गई। इसी के साथ में डेवलपर्स ने भी ये रियलाइज किया कि मिड और प्रीमियम सेगमेंट में सेल्स का माहौल अच्छा है, सेल्स वेलोसिटी अच्छी है, मार्जिन्स बेहतर है, जिसकी वजह से अटेंशन इंडस्ट्री का भी उन सेगमेंट्स में रहता है जहां पर सेल्स अच्छी हो, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बेहतर बैठे। तो इन सभी कारणों की वजह से ये हमने देखा कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट स्लो हुआ। प्लस इसके साथ में गवर्नमेंट की स्कीम्स भी है जो काफी एक्सपायर भी कर गई इस दौरान आते आते, जो स्कीम्स पर्टिकुलरली लोअर सेगमेंट्स के लिए हाउसिंग के लिए टारगेटेड थी। ऐसी कई इंडिकेशंस है जहाँ पर ये बात है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स फिर से आएगी, चाहे वो डायरेक्ट फिस्कल सपोर्ट को लेकर के या इंटरेस्ट सबवेंशन को लेकर के। अगर वो आती है तब फिर एक माहौल में बदलाव आएगा। लेकिन इसी के साथ में हमें ये भी देखना होगा कि सप्लाई भी आए इस सेगमेंट में, चाहे वो डायरेक्ट उस प्राइस कैटेगरी में आए या फिर इनडायरेक्टली लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के वजह से आए, जिसके वजह से हम हिंटरलैंड्स को या पेरिफेरल मार्केट्स को एक आधे 1 घंटे के डिस्टेंस में कनेक्ट कर पाएं और उसी से अफोर्डेबल सेगमेंट की सप्लाई बढ़ सकती है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये केवल डिमांड साइड इशू नहीं है, डिमांड और सप्लाई साइड इशू भी है, जिसको टारगेट करना पड़ेगा। क्योंकि बॉटम ऑफ द पिरामिड है, वहां पे ही जो हम हाउसिंग शॉर्टेज की बातें करते हैं वो सबसे फाउंडेशन उसका वही है। और वहां पे आज ठीक है मिड एंड प्रीमियम सेगमेंट ड्राइव कर रहा है मार्केट को, लेकिन एक लंबी दौड़ के लिए उस सेगमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। मतलब अच्छी अट्रैक्टिव स्कीम्स और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 मेन की पॉइंट्स हैं जो अफोर्डेबल को बूस्ट दे सकते हैं। आगे का सवाल मेरा है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट में हमने देखा है कि बहुत सेल अच्छा हुआ है, रोबस्ट सेल है, लेकिन उसके सामने इन्वेंट्रीज भी बढ़ती दिखी हैं, तो ये समझ में नहीं आया कैसे आकलन निकाला जाए। हाँ, तो इन्वेंट्री लेवल्स का हमने ये देखा कि आज ही नहीं, करीब समझिए लास्ट 1 से 1.5 साल से इन्वेंट्री लेवल्स में बढ़ोतरी होने लगी है। अब हम इन्वेंट्री लेवल्स की जब बात करते हैं हम ये देखते हैं कि नेट इन्वेंट्री लेवल जो नहीं बिकी हुई अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसकी पोजीशन की हम बात करते हैं। वहाँ पर समझ लीजिए इस बार भी 3-4% की शायद ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो इन्वेंट्री लेवल्स तो बढ़े हैं लास्ट 6 से 12 महीने में, और उसका मेन कारण ये है कि सेल्स तो बढ़ा है जहाँ पे हमने ग्रोथ देखी है सेल्स में, लेकिन साथ में जो लॉन्चेस की ग्रोथ है वो और ज़्यादा रही है। डेवलपर्स और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखे हैं कंज्यूमर्स के मुकाबले भी, जिसके वजह से काफ़ी सप्लाई आई है। लेकिन इसके बावजूद भी ये एक कंसर्निंग ट्रेंड नहीं है, या ये अभी भी मार्केट हेल्थ बहुत पॉजिटिव है। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि जो इन्वेंट्री पोजीशन बढ़ी है उसके बाद में भी मोस्ट इन्वेंट्री ठीक है ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले बिकती हुई दिख रही है। कुछ इंडिकेटर्स है जिसे हम भी असेस करते हैं, जैसे कितना समय लगेगा सारा माल बिकने में, जिसे हम क्वार्टर्स टू सेल के हिसाब से
जनरली हमारे रिपोर्ट्स में दिखाते हैं, वहां पर मोस्ट मार्केट्स के लिए वो समझ लीजिए 2 से 3 साल के रेंज में है, और आज के टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में करीब 4 से 5 साल का समय लगता है। तो अगर जनरली उसके अंदर है तो फिर एक मार्केट, हेल्दी मार्केट का ही इंडिकेशन है। आइडियली तो यस, एज अ डेवलपर, एज अ स्टेक होल्डर, आई मे हैव एन एक्सपेक्टेशन कि ठीक है पहले दिन ही सारा ही बिक जाए, ठीक है वो तो नहीं होगा, ठीक है, और या फिर है कि ठीक है वो कब तक बिके। तो मैं ये अज्यूम करूंगा जितना जल्दी बिके फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के हिसाब से उतना अच्छा होता है, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन के पहले बिक जाता है, ठीक है, तो इट इज अ साइन ऑफ अ हेल्दी मार्केट, जो अभी भी है इन्वेंट्रीज बढ़ने के बावजूद। जरूर। अभी हाल ही में देखा हमने आरबीआई पॉलिसी आई, हम देख रहे हैं कि बहुत समय हो चुका है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपने जैसे बात की पैंडेमिक के पहले की बात करें और अभी की बात करें, उसमें काफ़ी इजाफा हम देख चुके हैं, इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ते दिखे हैं। इस पॉलिसी को आप कैसे आकलन करेंगे, कैसे करेंगे? तो अभी देखिए जो आरबीआई की पॉलिसी आई है इस महीने स्टेटस को, ठीक है, तो अभी हम बात करें ऑलमोस्ट 14 महीनों से पॉलिसी रेट्स पर पॉज है, राइट। तो क्या मायने हैं इसके? अगर आप 1 साल पहले जाएं, जो कंज्यूमर्स के माइंड में थोड़ा सा एक कंसर्न था, वो ये था यार कि मैं प्रोजेक्ट में विजिट करके आया हूँ और जब मैं नेक्स्ट विजिट करूंगा तब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो मेरी एलिजिबिलिटी कम हो गई, राइट। एंड लाइक आई सेड, क्लियर इम्पैक्ट तो होता ही है होम लोन इंटरेस्ट रेट्स का। जैसे मैंने बताया कि जो होम लोन की रेट्स बढ़ी, उसके हिसाब से करीब 14-15% श्रिंकेज आया है अफोर्डेबिलिटी में कंज्यूमर के। तो आज कोई कंज्यूमर जाके 1 करोड़ का मकान चूज करे और बाई चांस आपके नेक्स्ट विजिट के पहले एमपीसी हो गई और गवर्नर साहब ने बता दिया कि होम लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, तो 1 करोड़ की जगह आपकी रिवाइज अफोर्डेबिलिटी 99 लाख की है, ठीक है। तो लास्ट 14 महीनों में जो पॉलिसी रेट्स पर स्टेबिलिटी रही, उसकी वजह से एक सेंस ऑफ कंफर्ट तो आया है कंज्यूमर्स के लिए भी, और उस कंफर्ट के मद्देनजर उन्होंने अपना जो कमिटमेंट है या जो डिजायर है प्रॉपर्टी परचेज का, वो जारी रखा है। अब इस बार भी आरबीआई ने पॉलिसी रेट्स में स्टेटस को रखा है, तो लास्ट 14 महीनों में पॉलिसी रेट स्टेबल रही। हालांकि होम लोन इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि जो ट्रांसमिशन हुआ है इसके पहले की ब्याज दरों की बढ़ोतरी का, वो धीरे धीरे हो रहा है। प्रोबेबली अब हम लास्ट स्टेज में है उस ट्रांसमिशन के, और क्योंकि लास्ट 14 महीनों से पॉलिसी रेपो रेट्स में बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो अब वेरी लाइकली होम लोन इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से बढ़ेंगे नहीं। और जैसे कि आपने देखा होगा इंडिकेशंस जो है, चाहे यूएस सेंट्रल बैंक की तरफ से, ग्लोबली भी, जहाँ पे पॉलिसी रेट्स इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होने की बातें हैं। इंडिया में भी होगा, राइट। अभी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, 7-7.5% की बात है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है हम लोग पॉलिसी रेट्स कम करने की। लेकिन हैविंग सेड सो, आई थिंक नेक्स्ट 12 महीनों में हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स कम भी होगी। जब कम होगी तो ये एक तरीके से सपोर्ट करेगा पर्टिकुलरली लोअर सेगमेंट हाउसिंग को और बाकी सेगमेंट के कंज्यूमर्स को। तो कह सकते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी फिलहाल जो बढ़ोतरी हुई वो आगे जाके कम भी हो सकती है, और घर खरीदने का मौका कभी छूटना नहीं चाहिए, भले वो कोई भी इंटरेस्ट रेट हो, आपको घर जरूर उस अफोर्डेबल सेगमेंट में मिल ही जाएंगे। तो ये तो हमने अब तक रेजिडेंशियल की बात की। कमर्शियल सेगमेंट आपकी रिपोर्ट में दिखा गया है, कमर्शियल में बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन हम कह सकते हैं पहले जो ट्रेडिशनल कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो बिकती थी उसमें कुछ चेंज आया है। किस तरह से आपने ये पूरी ग्रोथ को देखा है, क्या कहेंगे? तो ट्रेडिशनल प्रॉपर्टीज, तो कमर्शियल की जब हम बात करते हैं ना, बहुत सारे पहलू है, बहुत ही वाइब्रेंट और एक स्ट्रॉन्ग ऑफिस मार्केट इंडिया में उभर के आया है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। पर्टिकुलर कारण तो जो हमारा वास्ट टैलेंट बेस है वही है, जिसके वजह से ये देखा गया है। अभी हमने लेटेस्ट ट्रेंड्स में क्या देखा कि मोस्ट पूरा मार्केट, ऑलमोस्ट 90-95% मार्केट लीजिंग में होता है, आउटराइट में नहीं होता है, जो आज 15-20 साल पहले होता था। तो आज
लार्जली लीजिंग में होता है। अब लेटेस्ट ट्रेंड्स में देखा गया था लास्ट 2 से 3 सालों में कि इसमें लीजिंग के अलावा, ट्रेडिशनल लीजिंग के अलावा फ्लेक्स कैटेगरीज जो हुई, वहाँ पर भी एक रुझान देखा गया था। अभी हम ये देख रहे हैं कि करीब आई थिंक 16 से 17 मिलियन स्क्वायर फीट की खपत हुई कमर्शियल ऑफिस स्पेस की, एब्जॉर्प्शन हुआ 8 शहरों में, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो फोर्स रहा, ड्राइविंग फोर्स रहा, वो रहे इंडिया फेसिंग बिजनेसेस। ऐसे बिजनेसेस जिनका ताल्लुक इंडियन कंज्यूमर्स, इंडियन कंजम्पशन स्टोरी से है, उन बिजनेसेस ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ऑफिस स्पेस ली अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए। इसी के साथ में जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर वाला सेगमेंट है, वो सेगमेंट भी ऑफशोरिंग के प्रीमाइस पर ही चलता है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है ये कंपेयर टू जिस तरीके से बीपीओ या ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज की आउटसोर्सिंग होती थी, उनसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर डीएनए होता है इनका। इस वजह से क्योंकि कैप्टिव स्पेसेस होते हैं, डायरेक्ट पेरेंट का ओनरशिप होता है, कंट्रोल होता है। तो जीसीसी सेगमेंट है और इंडिया फेसिंग बिजनेसेस है, इन दोनों ने मिलकर करीब 65 से 70% कमर्शियल ऑफिस स्पेस कंज्यूम की। इसी के साथ में जो फ्लेक्स कैटेगरी है, which generally is referred to as co-working spaces, वहाँ पर भी करीब 15 से 20% की हमने डिमांड शेयर देखी इस क्वार्टर में। और बाकी थर्ड पार्टी आईटी सर्विसेज में जो प्योर प्ले आईटी सर्विस डोमेन है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप वाले जो बिजनेसेस है, वहाँ पर देखा। ओवरऑल आई थिंक 40 से 45% की ग्रोथ रही इस साल, जो एक दर्शाता है कि ये बेस्ट क्वार्टर रहा लास्ट कई सालों में। अगर हम Q1 की बात करें तो अगर ये सेम ट्रेंड जारी रहा तो हम ये देखेंगे कि इस साल बेस्ट ईयर बनने का भी अंदेशा है। लास्ट हाई वाज इन 2019, जहाँ पे ऑलमोस्ट 6 करोड़ स्क्वायर फीट, 60 मिलियन स्क्वायर फीट की एब्जॉर्प्शन हुई थी। इस साल लाइकली उससे एक्सीड हो जाएगा। तो कह सकते हैं पेंडेमिक से बाहर आके हम वापस ट्रैक पे आ रहे हैं। हाँ सर। तो आपने अभी चर्चा की जीसीसी और फ्लेक्स स्पेस के बारे में, क्योंकि हमारे दर्शक जो कई पूरे देश में हैं, उनको एक सरल भाषा में समझ सके, तो ये जीसीसी और फ्लेक्स स्पेस क्या है? तो जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, वो ऐसे सेंटर्स है जो ऑफशोरिंग के प्रीमाइस पर चल रहे हैं, जहाँ पर जो डेवलप्ड मार्केट्स है, यूएस, यूरोप और कई रीजन्स में, वहाँ की एंटरप्राइजेस ने यहाँ पर अपनी सेंटर्स, R&D सेंटर्स लगाई हैं, जहाँ पे हाई क्वालिटी टैलेंट उन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ है, खुद की ओनरशिप रखते हैं इन एंटिटीज़ में, इन एसपीवीज में, ताकि डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन रहे पेरेंट और इस यूनिट के बीच में। तो इस तरीके की एंटिटीज़ को हम एक जीसीसी आइडेंटिफिकेशन देते हैं। कई सारे वेरिएबल्स है जिनसे ये समझ में आता है कि ये एंटरप्राइजेज जनरली CBDs या SBD मार्केट्स में लेते हैं, हायर स्पेक की प्रॉपर्टी लेते हैं, जो सस्टेनेबिलिटी टेनेट्स पे हाई हो, क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग पे हाई हो, रेंटल लेवल्स भी जनरली प्रीमियम पर रहते हैं इन प्रॉपर्टीज के। तो वो कैटेगरी हो गई GCCs। फ्लेक्स स्पेस की जो हम बात करते हैं, वो ऐसा है कि आप समझ लीजिए कि एक हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइडर विद इन द कमर्शियल स्पेस सेगमेंट। तो ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड के साथ लीजिंग करने की जगह आप फ्लेक्स स्पेस ऑपरेटर को आप एम्प्लॉय करते हैं, हायर करते हैं, जो आपको प्रॉपर्टी प्लस सर्विसेज देने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें कई सारी चीज़ों का वैल्यू ऐड हो जाता है, चाहे आप प्रॉपर्टी मेंटेनेंस की बात करें या फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट की बात करें। और इसी के साथ में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कंज्यूमर के लिए, क्योंकि लॉक-इन्स काफ़ी कम रहते हैं ट्रेडिशनल लीज के कंपैरिजन में। और इस वजह से फ्लेक्स कैटेगरी एक सेगमेंट है जो बहुत उभर कर आया है लास्ट 4-5 सालों में। हिस्ट्री बहुत लंबी है, 15-20 सालों पहले भी था फ्लेक्स कैटेगरी,
लेकिन अभी जो है वो सेगमेंट बहुत वाइब्रेंट हो गया है। फ्लेक्स कैटेगरी मतलब हम समझे कोवर्किंग या को स्पेस जो अभी इमर्ज हो रहा है। जनरली उसे कोवर्किंग रेफर किया जाता है। हम जिस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हम बहुत डिटेल में देखते हैं, तो हम उसे कोवर्किंग स्पेसेस, मैनेज्ड एंड एंटरप्राइज स्पेसेस उस तरीके से देखते हैं, बट जनरली मार्केट में कोवर्किंग स्पेसेस के हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाता है। जनरल बात करें तो क्या रेंटल यील्ड बढ़ी है? क्या लोग अभी जो निवेश कर रहे हैं वो क्या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी कर रहे हैं कि रेंटल मिलेगा तो उससे हम दूसरा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, या रेंटल को मद्देनजर रखते भी क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है? देखिए, लास्ट समझ लीजिए इस साइकिल में इसकी शुरुआत ऑलमोस्ट 2020 एंड में 21 में हुई, जहाँ पे प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। देखा ये गया कि प्रॉपर्टी की कीमतों में यानी कैपिटल वैल्यूज में भी ग्रोथ हुई, और उससे ज़्यादा ग्रोथ रेंटल वैल्यूज में हो गई। क्योंकि जिसको खरीदना है वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन भी खरीद लेगा, 2 साल 5-4 साल शायद वेट भी कर लेगा, लेकिन जिसे रेंट पे लेना है वो इमीडिएट कंजम्पशन के लिए चाहिए। तो अगर सप्लाई शॉर्ट है, जो रही है लास्ट 2-3 सालों में, तो इमीडिएटली वो रेंटल्स पे रिफ्लेक्ट करते हैं और रेंटल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इसी के मद्देनजर ये देखा जरूर गया कि 2-2.5% की जो रेंटल यील्ड चलती थी आज से 3 साल पहले, वो अभी 2.5 से 3% जनरली देख रहे हैं। ठीक है, वेरी कर सकता है मार्केट टू मार्केट, प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी, लेकिन इसका मेन कारण एक तो इमीडिएट मार्केट में रेडी इन्वेंट्री की कमी देखा गया, और उसी के साथ में प्रॉपर्टी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है जो कैपिटल वैल्यूज में। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जनरली प्रॉपर्टी की कीमतों में तो अप्रिसिएशन देखा गया लास्ट 3-3.5 सालों में, और रेंटल यील्ड में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखा गया। जो कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं, खरीदना चाहेंगे, वो अभी भी मुझे ये लगता है कि रेंटल यील्ड के लिए नहीं खरीदना चाहेंगे, अप्रिसिएशन पॉसिबिलिटी के लिए खरीदना चाहेंगे। और वो अप्रिसिएशन पॉसिबिलिटी हर कंज्यूमर को देखना पड़ेगा, क्योंकि अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के सामने, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सबसे बड़ा इंडिकेटर या बेंचमार्क तो होम लोन इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, जो 9 से 9.5% के लेवल पर है अब। तो अगर 9 से 9.5% के लेवल पर है, अगले 5 साल के लिए आपको उसमें कमिटेड रहना है उस प्रॉपर्टी में, तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा का अप्रिसिएशन का अगर एक्सपेक्टेशन है, तब वो बहुत ही फायदेमंद सौदा होगा। तो हमने ये देखा है कि लास्ट 2 से 3 सालों का जो मार्केट ट्रेंड रहा है, उसमें एंड यूजर्स ही हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो नहीं रखते हैं प्रॉपर्टी प्राइस की ग्रोथ को लेकर के। हाँ, अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस मॉडरेट लेवल पर ग्रो करती रहें, एक पॉजिटिव माहौल रहे, तो उन्हें ज़रूर एक सेंस ऑफ कंफर्ट आता है कि जो प्रॉपर्टी खरीदी है रहने के लिए, उसका वैल्यू भी अप्रिशिएट हो गया। बट इन्वेस्टमेंट का मुझे नहीं लगता है कि जो आदमी 15 20 साल 25 साल रहेगा, वो ज़्यादा उसे IRR या इन्वेस्टमेंट रिटर्न के हिसाब से देखेगा। रेजिडेंशियल के बाहर जो है वो इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी स्कोप है, पर्टिकुलरली कमर्शियल ऑफिस स्पेस सेगमेंट में, वेयर हाउसिंग सेगमेंट में, जहाँ पे 80 to 90% कॉन्ट्रीब्यूशन जो रिटर्न का है वो रेंटल इनकम से आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर यील्ड समझ लीजिए 7 से 8.5% तक का सालाना यील्ड है, प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन का स्कोप है। तो इन्वेस्टमेंट स्पेस वहाँ पर एक्टिव है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट स्पेस जो प्राइवेट इक्विटी की बात करें तो वो तो था ही एक्टिव, लेकिन इसी के साथ में जो मार्केट का लोअर टिकट साइज वाला सेगमेंट है, रिटेल इन्वेस्टर सेगमेंट है, वहाँ पे भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं सेबी के द्वारा एंड अदरवाइज मार्केट इंटरमीडिएटरीज के द्वारा, जिसके वजह से आप 5-10 लाख रुपए में इधर थ्रू रीट्स और थ्रू फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म्स प्रॉपर्टी परचेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग। तो वो जो सेगमेंट है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मोटिव दिखता है और वहाँ पे कर रहे हैं इन्वेस्टर्स। रेजिडेंशियल सेगमेंट है वहाँ पे लार्जली एंड यूजर ड्रिवन है, और जैसे मैंने कहा कि हर कंज्यूमर को अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है कैपिटल की वो देखकर डिसीजन लेना पड़ेगा। ग्रेट। जो हमारे दर्शक हैं वो इस इंटरव्यू का सारांश लेना चाहेंगे, तो एक्चुअली अभी निवेश की कहाँ अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, कहाँ पे एक होम बायर को या फिर कमर्शियल पर्पस से भी अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कहाँ करे, कहाँ से उनको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे और कैसे निवेश रियल एस्टेट में हो पाए?
देखिए, अगर हम रिटर्न की बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर्स को ये समझना होगा कि रियल एस्टेट में जो रिटर्न आता है वो फॉरवर्ड या फ्यूचर डेवलपमेंट्स के बुनियाद पर आता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, एम्प्लॉयमेंट एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ के ग्रोथ की। जिन मार्केट्स में इन दोनों इंडिकेटर्स का स्कोप ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पर ग्रोथ की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहेगी। अभी का माहौल ऐसा है कि कई सारी सिटीज़ में और पर्टिकुलरली जैसे आज मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करें तो हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके वजह से बहुत सारी ऐसी एरियाज़ है जो अभी प्रॉपर्टी रेट्स में लोअर साइड में है उस रेंज में, और इस वजह से वहाँ पे ग्रोथ की पोटेंशियल ज़्यादा रहेगी। जैसे गैप धीरे धीरे कम होता है हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू में बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इस तरीके से कंज्यूमर्स को देखना होगा जहाँ पर भी, और ये हर शहर के लिए अलग अलग रीजन है। जनरली सबर्बन और पेरिफेरल एरियाज होते हैं, वहाँ पर एंट्री पॉइंट कम होता है, लैंड की वैल्यू का शेयर ज़्यादा होता है प्रॉपर्टी की एंड कीमतों में, जिसके वजह से अप्रिसिएशन का स्कोप भी ज़्यादा रहता है। और जो प्राइम एरियाज हैं, सीबीडी एरियाज हैं, वहाँ पे कंजम्पशन या लाइफस्टाइल वहाँ की वैल्यू ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है प्रॉपर्टी वैल्यू में। तो इस बेसिस पे कंज्यूमर्स को डिसाइड करना पड़ेगा। हर शहर में मेरे हिसाब से मौके हैं, फिर भी ये जो कौन से पांच ऐसे छह पर्टिकुलर शहर शहर आप कहेंगे कि कौन सा ऐसा शहर अट्रैक्टिव बनता जा रहा है निवेश अपॉर्चुनिटी को देख? तो जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये बेंगलोर, एनसीआर, मुंबई, इन सब रीजन्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ में पुणे, चेन्नई, इन जगहों पे भी स्ट्रॉन्ग है। अप्रिसिएशन की बात करें तो हैदराबाद में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन रहा है, इस साल भी 13% का अप्रिसिएशन रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सारे ही मार्केट्स है जो अगले 10 सालों में भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को अट्रैक्ट करते रहेंगे। इसी के साथ में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला अगर प्रोजेक्शन भी अगर कंज्यूमर्स राइट समझ के उन एरियाज में खरीदते हैं, सही प्रोजेक्ट्स में सही डेवलपर्स के साथ खरीदते हैं, तब फिर एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी सेटिस्फैक्टरी आएगा। तो मेरा ये सवाल इसीलिए था क्योंकि आपको पता है कि पहले ये इन्वेस्टर्स मार्केट था, रियल एस्टेट हम जिसको कहते थे वो इन्वेस्टर्स मार्केट था, लेकिन वो धीरे धीरे कन्वर्ट होकर कंज्यूमर्स मार्केट हो गया। क्या वापस इन्वेस्टर्स रिटर्न होंगे रियल एस्टेट में निवेश के लिए? तो देखिए, इन्वेस्टर्स तो कुछ हद तक आने लगे ही हैं और आएंगे भी, ठीक है। बट जैसे मैंने कहा कि मार्केट का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी चेंज हुआ है 10 साल पहले के कंपैरिजन में, और वो स्ट्रक्चर में चेंज ऐसा आया है कि सप्लाई साइड से भी अगर आप देखें तो सप्लाई की पोटेंशियल काफ़ी बड़ी है, क्योंकि जो डेवलपमेंट साइड है, डेवलपर साइड है, उनकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज बहुत बेहतर है 10 साल 15 साल के कंपैरिजन पहले के कंपैरिजन में। व्हाट दैट मीन्स इज कि डिमांड स्ट्रांग होती है, वैसे ही सप्लाई भी स्ट्रांग होगी, विच मीन्स प्रॉपर्टी प्राइसेस में भी मॉडरेट ग्रोथ होनी चाहिए। इसी के साथ में अगर ये देखा जाए कि काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं जब आज के टाइम पे सेल होती है, जहाँ पर बायर्स को समझ लीजिए जब तक प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं होती, कंस्ट्रक्शन पोजीशन नहीं मिलता है, तब तक उन्हें प्रॉपर्टी में बने रहना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ट्रांसफ़र इतना इंकरेज नहीं किया जाता है अभी। इसका मतलब ये हो गया कि जब अगले 4 से 5 सालों में जब तक प्रॉपर्टी डिलीवर की जाएगी, आपको उसमें रहना होगा मतलब बने रहना पड़ेगा एज अ इन्वेस्टर। और तब तक आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मॉर्गेज कॉस्ट जो 9% 10% है, जिसकी वजह से एक बेंचमार्क हाई हो जाता है एक इन्वेस्टर के लिए, उसके बाद में रिटर्न जनरेट करना। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ इमर्जिंग एरियाज है जहाँ पे ग्रोथ के पोटेंशियल है, वहाँ पे कंज्यूमर्स उस हिसाब से ट्रेड ऑफ करेंगे। बट और कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस हैं, वेयर हाउसिंग मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे रीट्स हुए, AIFs हुए या फ्रैक्शनल ओनरशिप में है, जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को लेकर के या रेजिडेंशियल को लेकर के इन्वेस्टमेंट का प्रीमाइस ज़्यादा नहीं देखते। तो इस पूरी चर्चा का यही सारांश निकाले कि भाई घर खरीदना आसान तो हो रहा है, लेकिन अब जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो 50 लाख से 1 करोड़
और 1 करोड़ से ऊपर के घरों में आपको ज़्यादा डिमांड अभी दिखी है और कमर्शियल स्पेस भी काफ़ी पिकअप हो रहा है, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी एक इंडिकेशन वहाँ से मिल रहा है, राइट। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट के साथ इस चर्चा को में शामिल होने के लिए और पूरी डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।